रिसेंटली हम एक डेटा पढ़ रहे थे, एसआईपी क्लोजर्स इंडिया में ड्यू टू मार्केट डाउनफॉल बहुत ज़्यादा हो गए। मार्केट में लगातार आ रही गिरावट ने म्यूचुअल फंड का मार्केट भी बिगाड़ दिया है। एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले भी डरे हुए हैं। शायद यही वजह है कि लोग एसआईपी बंद करने के बारे में ना केवल सोच रहे हैं बल्कि बाकायदा ऐसा कर भी रहे हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल होता है, भाई साहब मैं तो एसआईपी कर रहा था, क्या करूं, एसआईपी बंद कर दूं क्या? व्हाट इज द रीजन, व्हाई डू यू थिंक कि ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? सो ये बात तो ऑब्वियस है, इट्स देयर इन द डेटा कि पिछले महीने एसआईपीज नए रजिस्टर हुए उसके मुकाबले बंद ज़्यादा हुआ है। लेकिन हम लोगों को एक चीज़ में ध्यान रखना चाहिए कि भाई इंडस्ट्री में मेरे ख्याल में करीब 9 करोड़ एसआईपी अकाउंट्स चल रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि ये वाला बेरन अलग है पिछले वाले से, तो आपको भी लगता है कि ये वाला बेरन अलग है पिछले से, या फिर बेरन हुआ नहीं हुआ पता नहीं? बहुत कम साल ऐसे होते हैं जब ये नहीं होता है, बट हर साल अपने ऊपर के लेवल से एक बार मार्केट 15-20% गिरता ही है, उसमें कुछ नया नहीं हुआ है। आई मीन जहाँ से मेरे को याद है, मतलब मेरे को पता है 2000 से 2015 मार्च में मार्केट पीक हुआ ना, उसके बाद 2016 जनवरी फरवरी निफ्टी 6600 गया, 9000 का 6600. When demonetization came in the end of 2016, I thought we saw 7600, 7700 in Nifty. At some point in time, ILFS default and all these things happened. Then COVID happened. Again, it went up. अभी आप देखो, in this fall, we are down 20%. जब गिरता है तब बाई करना चाहिए, तो क्या देख के मैं बाई करूँ? The statement is कि be greedy when others are fearful, be fearful when others are greedy. उसमें जो मैंने एडिशन किया वो मत भूलना कि who is the others. तो जब others bearish हो जाते हैं ना, अभी मतलब सब एक दूसरे को बोल रहे हैं कि खत्म होने वाला है। अभी 25-30 ईयर्स की एज है, जो अभी वो फर्स्ट फेज में है जहाँ पे उसकी इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है। फॉर दोज हाउ मेनी फंड्स आर ऑप्टिमल? मतलब पोर्टफोलियो में 4 फंड 5 फंड, सिंपल। प्राइमरी फोकस इज नॉट इन्वेस्टिंग, प्राइमरी फोकस इज वर्क। हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हमने जब आशीष सर के साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, तो वी हैड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस वेयर वी टॉक्ड अबाउट होम लोन्स, वेयर वी टॉक्ड अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर इन टुडेज टाइम, सम ऑफ द इन्वेस्टिंग स्टाइल्स जो आज के टाइम पे लोग कर रहे हैं, करनी चाहिए। सो दिस इज़ अ वेरी गुड फॉलो अप पॉडकास्ट दैट वी आर डूइंग विद आशीष सर, एंड इसमें हम थोड़ा सा इन्वेस्टिंग की तरफ डिस्कशन करेंगे, करंट मार्केट सिनेरियोज के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कस करेंगे कि जो आज की जनरेशन है या जो अपकमिंग जनरेशन है, उनके लिए उनका गो टू एसेट क्लास क्या हो सकता है वर्सेस विज़िवी जो प्रीवियस जनरेशन थी, वो कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करती थी, और माइंडसेट में क्या चेंजेस आया। सो विद दिस आई वेलकम यू आशीष सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम अगेन, और हमारे साथ सेकंड पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो आप। टू बिगिन विद सर, रिसेंटली हम एक डेटा पढ़ रहे थे जहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि एसआईपी क्लोजर्स इंडिया में ड्यू टू मार्केट डाउनफॉल बहुत ज़्यादा हो गए। इट इज़ मोर देन 100% ऑफ प्रीवियस मंथ। तो व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाई डू यू थिंक कि ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? व्हाट इज़ द बिहेवियर थिंग दैट यू आर लुकिंग एट गिवन यू आर इन द इंडस्ट्री? सी एक्चुअली 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक बात तो ऑब्वियसली सही है, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट ऑन डेटा एंड एंटायर डेटा इज़ पब्लिश्ड एवरी मंथ। सो ये बात तो ऑब्वियस है, इट्स देयर इन द डेटा कि पिछले महीने एसआईपीज नए रजिस्टर हुए उसके मुकाबले बंद ज़्यादा हुआ है, राइट। लेकिन हम लोगों को एक चीज़ में ध्यान रखना चाहिए कि भाई इंडस्ट्री में मेरे ख्याल में करीब 9 करोड़ एसआईपी अकाउंट्स चल रहे हैं। ओके। और हर महीने जो नए अकाउंट्स रजिस्टर होते हैं दे आर इन द रेंज ऑफ 50 to 60 lakhs, राइट। तो कुणाल, आप एक चीज़ समझो कि भाई कितने लोग नया एसआईपी हर महीने रजिस्टर करते हैं, दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ कि भाई लोगों का अर्निंग्स में ग्रोथ है कि नहीं है, वो लोगों का अर्निंग्स पे कॉन्फिडेंस, सेविंग्स पे कॉन्फिडेंस, मार्केट का बिहेवियर, आर दे फीलिंग रिवॉर्डेड इन द मार्केट और नॉट। सो नए एसआईपी कितने रजिस्टर होंगे, दैट विल डिपेंड ऑन पीपल्स अर्निंग्स एंड सेविंग कैपेबिलिटी एंड देयर कॉन्फिडेंस लेवल इन द मार्केट। बट कितने एसआईपी बंद हो रहे हैं, इसमें ज़रूर मार्केट का एक योगदान है, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। बट द पॉइंट इज कि भाई अगर 9 करोड़ एसआईपी चल रही है और समझो कि थोड़े समय बाद 10 करोड़ होगा, 11 करोड़ होगा, तो क्या होता है कि जैसे जैसे बेस बढ़ता है ना, so the number of SIPs which are being closed is also a function of the size of the base itself. Okay, right. Very valid point. Correct. ये बात ज़रूर है कि भाई मंथ ऑन मंथ आप ट्रेंड देखेंगे तो ज़्यादा क्लोजर हुआ है, बट जस्ट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव, व्हाट आई वांट टू क्लैरिफाई इज वी शुड बी माइंडफुल ऑफ द बेस कि भाई कितने SIP चल रहे हैं, उसका डायरेक्ट असर पड़ता है कि भाई कितने बंद हो रहे होंगे। करेक्ट। और कितने नए आएंगे, दैट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशंस एंड पीपल्स अर्निंग्स। ये ध्यान में रखना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हमको ये भी देखना चाहिए कि भाई जितने लोग SIPs करते हैं
आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल नो दिस और नॉट, बट करीब करीब मेरे ख्याल में 20 से 30% जो SIPs हैं, सी काफ़ी सारे SIPs ऐसे हैं जो लोग किसी का एडवाइस लेते हैं या किसी RIA के पास जाते हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, किसी का गाइडेंस लेके करते हैं. काफ़ी सारा SIPs ऐसा है, जैसे आप देखिए पिछले साल बहुत सारे NFOs आए, थीमेटिक फंड्स आए हैं. सो काफ़ी सारा SIPs ऐसा है विच इज़ DIY, राइट, विच पीपल आर जस्ट रीडिंग समथिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू इट. अब ऐसा हो सकता है कि जब आपको बहुत चॉइसेस मिलते हैं, कुछ चॉइसेस अच्छे नहीं भी करते हैं, तो आपका मन करेगा कि भाई ये मैंने गलत कर दिया, इसको रोक लो, कहीं और कर दो. सो जितने SIP रुकते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि क्लाइंट्स इंडस्ट्री से निकल जाते हैं या वो SIP रुक Correct. जाती है. इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि भाई लोग एक SIP रोक के दूसरा चालू करते हैं. रजिस्टर करते हैं. स्पेशली इट कैन हैपन मोर इन द केस वेयर पीपल हैव डिसाइडेड कि भाई चलो ये डिसीजन मेरे को रिव्यू करना है, चेंज करना है. कहीं पे किसी ने DIY बेसिस कर लिया, फिर उसको लगा कि हाँ ये मेरा डिसीजन सही नहीं है, किसी और को पूछा बाद में, सो मेनी थिंग्स कैन हैपन. Correct. एंड सर यू वर मेंशनिंग ऑफ द कैमरा, हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया में इंडियंस एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के लिए कब रेडी थे, पैसिव के लिए कब रेडी थे. थीमेटिक एज अ कॉन्सेप्ट जो इन्वेस्टिंग चली थी पिछले कुछ टाइम में, क्या इंडिया उसके लिए रेडी है या फिर देयर स्टिल सम टाइम दैट वी शुड गिव टू द इंडियन मार्केट्स एंड द इंडियन ऑडियंस पर से? सी I'll tell you that एक नॉर्मल आर्म इन्वेस्टर है, जिसका बाय आर्म इन्वेस्टर व्हाट आई मीन कि भाई somebody who is earning and obviously if we do everything right, then our expense should be less than our earning and we will be left with Correct. some savings. Right. So और सब लोगों का मतलब anybody who's 25, 30, 35 years old or any age, ultimately future में ऐसा समय आएगा जहाँ पे the expense will be more than the earning, right? If you're young and if you're doing everything right, then the earning will be more than the expense. But as you go towards retirement or you retire, as you go towards latter phase in life, the expense will be more than earning. Correct. Right? So everybody needs to save. अब क्या है कि नॉर्मल पर्सन जो लंबे अरसे के लिए अपने महीने की इनकम में से हर महीने कुछ ना कुछ सेव करते जा रहे हैं, उन लोगों के लिए, सबके लिए बाय एंड लार्ज एक डाइवर्सिफाइड फंड वुड बी इनफ. Now what happens is that there are some investors, there will always be investors who are seasoned investors who have a good understanding, some people who have a higher aspiration for taking higher risk but looking for higher return, or some people who have a view कि भाई अगर मैं इंडेक्स देखता हूँ तो हेल्थ केयर सेक्टर BSE 500 का 6% है. हाँ, बट मैं वेस्टर्न पैरेलल्स ड्रॉ करता हूँ तो मैंने देखा है कि भाई अमेरिका में गवर्नमेंट का वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेंड, और फॉर इंडिविजुअल्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेंड इज हेल्थ केयर, राइट, पर कैपिटा स्पेंड. सो इंडिया में BSE 500 में हेल्थ केयर केवल 6% है एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में इट इज़ अंडर रिप्रेजेंटेड. तो अगर आप बोलेंगे कि यार आई थिंक आई शुड हैव मोर एलोकेशन टू हेल्थ केयर, नन ऑफ द डाइवर्सिफाइड फंड्स इज डूइंग दिस. So yes, there is a healthcare fund which is available. Sometimes somebody might say that, okay, I believe that India in all through history, contribution of services and consumption is higher, but in the next 10-20 years, we might become a more industrialized country. Right. And currently in the indices, I feel that, see, अगर आप इंडेक्स में देखेंगे या एक डाइवर्सिफाइड फंड में देखोगे तो एक सेक्टर का 5 स्टॉक होएगा. अगर आपको लगता है कि भाई मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग or say digital economy. So what happens is that for certain things, for certain investors, buying a thematic fund might be relevant. Correct. But by and large, for most people who are not very enterprising, not very risk seeking, don't want to take too much of a view of the future and get into the logic which I'm saying, for them a diversified fund is enough. What diversified in what sense? Like a flexi cap works for all? Yeah, flexi cap, multi cap fund works for all. Correct. And just on the similar lines, तो कोई एक रेगुलर जो मतलब अभी 25-30 ईयर्स की एज है, जो अभी वो फर्स्ट फेज में है जहाँ पे उसकी इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है. सो फॉर दोज हाउ मेनी फंड्स आर ऑप्टिमल? मतलब पोर्टफोलियो में 4 फंड 5 फंड, सिंपल पर्सन, नॉट प्राइमरी फोकस इज नॉट इन्वेस्टिंग, प्राइमरी फोकस इज वर्क, बट देन इन्वेस्टिंग साइड बाय साइड चल रहा है. सो व्हाट इज द मिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स दैट I personally think that 3 to 4 funds will be more than enough, right? But it depends on what are the goals of the person and how many categories of mutual funds the person ends up investing in. Correct. So let's take an example. If there is somebody who says that this is not money which I can park it in equity and forget about it, or this is not my monthly SIP money. This is I got some money, a few lakhs, say, as a bonus, or I got some money because I sold some asset. Okay, so I got some 5, 10, 15, 20 lakh rupees.
and it's not to be parked forever. It has to be kept for say 2-3 years. So then उसको कोई मल्टी एसेट फंड में डालना पड़ेगा. अगर कोई बोलता है कि भाई ये पैसा मेरे पास पड़ा है लेकिन पूरा इक्विटी में नहीं डालना है, तो उसको लिक्विड फंड में रखना पड़ेगा या आर्बिट्राज फंड में रखना पड़ेगा. So what happens is that a person's goals and tenure of investment and risk return will determine how many categories that person ends up using. Okay. Now, per category, if you ask me, not more than 2-3 funds are required. Correct. And the specific case which you said, forget all this, is just a 25-30-year-old who is doing SIPs and for next 10-15-20 years, ऐसा कोई specific goal नहीं है, just long-term investment है. Then couple of flexi cap, multi cap is enough. I don't think anybody needs more than 3-4 funds. Correct. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आई एम वेरी श्योर आपको स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस के बारे में सीखने का भी बहुत इंटरेस्ट होगा. सो कब मार्केट्स ओवर वैल्यूड है, कब अंडर वैल्यूड है, कब फेयरली वैल्यूड है, कब आपको मार्केट में पैसा डालना चाहिए, कब आपको मार्केट से पैसा निकालना चाहिए, ये सभी चीज़ आप एक प्रॉपर मेथड के साथ सीख सकते हैं. सो हमने एक कोर्स बनाया है स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस के ऊपर, जहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट रेशोज मार्केट के अराउंड कवर किए हैं, चाहे वो पी रेशो हो, पीवी रेशो हो, पेग रेशो हो, केप रेशो हो. उसी के साथ साथ हमने फॉरेन फ्लोज के बारे में भी डिस्कस किया है कि कब फॉरेन फ्लोज मार्केट्स में आ रहे हैं, कब फॉरेन फ्लोज मार्केट से जा रहे हैं और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स पे क्या इम्पैक्ट आता है. एंड एट द वेरी सेम टाइम इस कोर्स में हमने मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हमें बता सकते हैं कि हाँ मार्केट शायद इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है, उनके बारे में भी डिस्कस किया है. तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और आप मेक श्योर करिएगा कि वीडियो एंड होने के बाद आप इस कोर्स को डेफिनेटली चेकआउट करें. और मीनवाइल चलिए हम इस वीडियो की तरफ वापस चलते हैं. अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स बीन सेड कि म्यूचुअल फंड्स में स्पेशली हम कोई भी म्यूचुअल फंड उठा के देखते हैं तो देखते हैं कि जब उसका लॉन्च ईयर से लेके अब तक उसका केगर से फॉर एग्जांपल 15-16% रहा है. बट बहुत कम ऐसे इन्वेस्टर्स बाहर आके बोलते हैं कि इस फंड में मैंने पार्क किया था और मैंने 20 साल में 15-16%, 18% का केगर निकाला है. बेसिकली जो फंड का रिटर्न दिखता है और जो कोई इन्वेस्टर है उसमें जो ज्वाइन करता है उसका रिटर्न और फंड का रिटर्न मैच ही नहीं करता कभी भी. एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम शायद डिफरेंट हो जाता होगा. तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस कि क्यों ये मिसमैच होता है और ये होता ही रहेगा? See, technically speaking, if you ask me, when somebody says that the long-term average is 15-16% compounded, depending on the maturity, the insightfulness, जैसे एक statement है ना, be greedy when others are fearful, be fearful when others are greedy. Basically, it means avoid herd behavior. So if you are somebody who follows the herd, then you will get less than that 15-16%. Correct. And if you are somebody who, जैसे be greedy when others are fearful, be fearful when others are greedy. मैं हमेशा पूछता हूँ इसमें others कौन है? Correct. Others कौन है? हम ही लोग सब लोग हैं ना. Right. So what happens that the long-term average of a fund may be 15-16%. But the people who are part of the others, they will get below 15-16%. And the people who are staying away from the herd behavior, people who are slightly open-minded, have slightly contrarian thinking, stay away from the herd, they will actually get more than the average of 15-16%. क्यों मालूम है? क्योंकि what will happen is that typically in times like say we are talking in early 2025, when September 2024 में जब निफ्टी 26,200 था तब आपका SIP का इंस्टॉलमेंट सही लग रहा है. Correct. तब आपको कोई चिंता नहीं है. और जब 22,500 निफ्टी होता है तब आपको सोचना पड़ता है कि अरे यार ये तो मेरे को SIP रोक देना चाहिए. तो ऊपर के लेवल में आपका इंस्टॉलमेंट लग रहा है और नीचे के लेवल में नहीं लग रहा है तो आपका रिटर्न बिलो एवरेज ही आएगा ना. राइट. जो बंदा मार्च 2020 में सोचता है कि हाँ यार थिंग्स आर लुकिंग बैड बट दिस इज द टाइम टू गो अगेंस्ट द क्राउड, तो उसका अबव एवरेज रिटर्न आएगा. जो अक्टूबर 2021 में या सितंबर 2024 में व्हेन मार्केट मेक्स न्यू हाइज तब सब अमृतकाल का बोलते हैं, तभी किसी का दिमाग में खिड़की खुला रहेगा कि हाँ भाई अमृतकाल आएगा लेकिन कल सुबह नहीं आने वाला है ना. राइट. तो उसका अबव एवरेज बनेगा. सो पीपल हु नो when to take some profits off the table, review the asset allocation at the right time, those are the ones who will make above average. And people who follow the herd, they will make below average. The average is a very interesting concept. Average is always made up of outliers. So average is average, but there will always be some people who are above average, and there will always be lots of people who are below average. So, sir, say for example, mutual अपने when index had touched 26,200, so at that point in time, what would you recommend? Would you recommend कि थोड़ा बहुत profit booking हो जाना चाहिए, 4 साल का bull run देखा हमने, या फिर would you still recommend somebody to continue holding it
and not sell anything. सी एक्चुअली क्या है कि एसेट एलोकेशन लेवल पे रिव्यू करना चाहिए. व्हाट आई मीन बाय एसेट एलोकेशन इज दिस दैट अपने को सबको पता है राइट कि जैसे आपने भी 2-3 बार अभी बोला कि भाई लंबे अरसे का एवरेज 15-16% है. 1991-92 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का लिबरलाइजेशन हुआ, तब से लेके अभी तक आई थिंक सेंसेक्स का कंपाउंडिंग 12.5% है. 1.5-2% आप डिविडेंड ऐड कर लो, मेरे ख्याल में 14% कंपाउंडेड सेंसेक्स का CAGR आएगा फॉर लास्ट मोर देन 30 years. Now let's understand one thing. I myself told you that people who invest in phases like March 2020 or say June 2022 or say March 2023, they will always get above average, right? And the people who follow the herd and always catch the peak, you know, when everybody is investing, only then they want to invest, they will get below average. Correct. Right? So people who follow the herd will be below average. People who are slightly either at least consistent or in fact who can go against the herd, they will be above average. Correct? Now what I want to clarify to you is that कि भाई अगर आपने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा आपका रिटर्न बनता है, जैसे आपने एग्जांपल दिया September 2024 when Nifty was 26,200 plus. At that point in time you may have seen that the 5-year return is like a high double digit, or a 4-year return or a 3-year return would look very high double digit. So if you say, look, this looks to be a lot more than what I originally thought. So let me reduce the equity allocation and park it into a liquid fund, arbitrage fund, or if nothing, at least a equity से कम balance advantage या hybrid में तो आ जाओ. Correct. तो कम से कम उतना allocation आपका percentage कम हो जाएगा. Right? Only if you do that, then you will have some money to put back when the market actually falls. Right. The other way to do this, if you don't want to do this personally, the other way to do this is to invest in a balance advantage fund. Right. Because what does a balance advantage fund do? फंड मैनेजर ही मैनेज कर लेता है ये चीज. और उसमें भी arithmetic, मतलब उसमें भी formulas है हम लोगों का. We say that by 30% to 80% will be the range for equity. अगर equity का valuation, earnings yield, price to book adjusted for ROE, multiple indicators we follow. We say that on these indicators, if the market is expensive, then we will keep on calibrating the equity allocation down. And on these very same parameters, if market becomes cheap, then we keep on calibrating the equity exposure upwards. पिछले 2-3 साल में, what I have seen, we have gone all the way between, we have traded between 45% equity to 65% equity. Okay. और उतना equity in and out trade करने में भी काफी return बन जाता है fund का. Correct. Right? So yes, asset allocation is important. Taking some money off the table at expensive levels is important so that you can reinvest at lower levels. Correct. And this would be the time जहाँ पे balance advantage for ये सब equity allocation 70% उस तरफ we higher end पे लेके जाते होंगे. inching well over 60% now. Okay, so there's not 70 but yeah, we are inching up. But there's still good room for 20% and जो और correct होता है तो easily that नहीं, advantage. आप शुभ बोलो, अगर आप देखना चाहते हो 80% तो आप सोचो मार्केट कहाँ जाएगा. नहीं, मैं तो मार्केट गिरता है तब ज्यादा खुश होता हूँ because as such जो invested amount है उसका need नहीं है, so I get a. There is a very interesting way to look at this. You're a youngster. I think a lot of people who listen to you are youngsters. जो आपने बोला ना कि जब मैं मार्केट नीचे जाता है तो मैं खुश होता हूँ, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. आप सोचो कि लेट अस से कुणाल, यू आर अराउंड से 25-30 एग्जाम्पल, आई डोंट नो, आई नेवर आस्क्ड यू. नाउ जस्ट थिंक दैट एनीबडी हु इज अराउंड 30 और से इवन 35. सो आई वांट टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन कि somebody who is 35 years old today, उसने अपने कार्यकाल में, करियर में जब से कमाना स्टार्ट किया है, तब से लेके अभी तक कितना पैसा लगाया और कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट किया. लेट्स से दैट अमाउंट इज X. Right. Now this person will say retire at 60. So what do you think the amount when you move from your post graduation to 35 or even 40 ले लो, कुछ भी ले लो, चलो मैं आई एम नियरिंग 50, आप मेरा एग्जांपल दो, तो आपको क्या लगता है the amount of money I have earned and saved, accumulated till the age I get to nearing 50 versus the amount of money I will be managing, accumulating, saving in next 20 years. The former, what proportion is it of the latter? पहले वाला 70% होना चाहिए 100 का, और सेकंड वाला आई थिंक 30 जितना ही होगा. अच्छा, मेरे लिए आप बोल रहे हो कि अभी तक जो मैंने कमाया और जमाया है वो 70 है, 60-70% एंड व्हाट आई विल बी एंडिंग, नहीं मैं टोटल अमाउंट का पूछ रहा हूँ, व्हाट आई विल बी एंडिंग अप एक्यूमुलेटिंग इन अ लाइफ टाइम.
but was returns included? हाँ. Returns included तो then तो So let's clarify the question again. Let us say I started working when I was 25. correct Now I'm nearing 50. correct अपन दोनों एग्जाम्पल लेंगे, हम्म. आपका भी लेंगे, आप यंगस्टर हैं. Let's say I started earning at 25. hmm Now I'm nearing 50. right मैंने एक पूंजी, hmm एक कॉर्पस हम्म. सेव किया, उसमें रिटर्न्स बना, हम्म. एक्यूमुलेट हुआ, जो भी हुआ वो समझो अभी एक्स है. hmm जब मैं 75 इयर्स का होऊंगा तो मेरा टोटल जो कॉर्पस और पूंजी और जो भी होगा, hmm दिस एक्स इज व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ माय टोटल एट 75? व्हाट इज योर गेस? 30-40% around 30-40%. because एंड इफ यू आर 30 इयर्स ओल्ड कितना होएगा वो? बहुत अभी ज्यादा होगा, मतलब क्योंकि मैं तो सिर्फ बचा ही रहूंगा अभी, नहीं, लेकिन आप जब 75 के होंगे तब तक कितना होएगा वो? तब 10-20% और कम हो जाएगा, फ्रैक्शन होएगा ना. फ्रैक्शन हो जाएगा. सो व्हेन यू आर 35 इयर्स ओल्ड, hmm what you have saved and accumulated hmm is a fraction of what lies in front of you. correct right For me also, it's a bigger fraction, but it's a fraction of what lies in front Correct. of me. तो जब मार्केट गिरता है तो मैं अभी का जो 20-30% है उसका चिंता करूं या जो कि आगे के लिए मेरे को पैसा लगाने का उसका चिंता करूं? आगे वाले ऑब्वियसली तो अब तो मैंने जितना पैसा लगाया वर्सेस जितना पैसा मैं आगे लगाऊंगा, मैनेज करूंगा या ग्रो करूंगा, तो अभी जो मैंने लगाया है वो तो बहुत कम प्रोपोर्शन है ना टोटल का. करेक्ट अभी तो बहुत पैसा लगाना बाकी है और Correct. पैसा बनना बाकी है ना. करेक्ट तो मेरे को तो मार्केट का लोअर लेवल ही ठीक है ना भाई. परफेक्ट चाहते क्या हो? राइट Right. राइट So people are very, very worried, irrespective of the stage of the life. People are unduly worried about the current corpus versus thinking about the potential return on the future corpus. राइट That is what we need to really be. इनफैक्ट about. सर आई डोंट नो, यू कैन करेक्ट मी, मुझे तो बहुत ऐसे भी लगता है कि somebody of my age, say for example has accumulated 1 crore or 2 crore rupees so Yeah. far, तो अगर कुछ withdrawal need भी होता है तो rather than doing withdrawing it at this level, a simple loan against securities as a concept has come in Yeah. India, can be used given there's a good source of active income, तो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है और ये कॉर्पस का कंपाउंडिंग कभी Yeah. इम्पैक्ट ही नहीं होता है. If it is anything, see, मैं दो चीज बोलता हूँ हमेशा. One is that, like you rightly said, if your current income is such that you will be able to take care of any short-term loans, then definitely don't disturb your long-term investment. And second thing is that if you're making investment, if you take a like a home loan or anything like that, where an asset is being created, right? Or if you create an asset where there is some cash flow being created, right? Let's say you live with your parents, Right. but you bought a house and you've given on rent. तो लोग क्या बोलते हैं कि अरे रेंटल यील्ड तो बहुत कम है, 3.5-4% ऐसा 3.5 बोलते हैं. हाँ. उसमें 2-3 मिसनोमर है एक्चुअली. रेंटल यील्ड कम क्यों है पता है? रेंटल यील्ड कम इसलिए है क्योंकि डिनोमिनेटर कीप्स. देखिए, रेंटल यील्ड कम होता गिवन द फैक्ट कि रेंट ही नहीं बढ़ता है, देन इट्स अ कंसर्न. बट मुंबई जैसे शहर में या दिल्ली, चंडीगढ़, गुड़गांव, हैदराबाद रेंट बहुत बढ़ रहा है. रेंट्स आर गोइंग अप. Despite rents escalating so much, why is the rental yield low? Because base बढ़ रहा है. Because the denominator is also Correct, escalating. correct. Why does denominator keep escalating? Because there is a continuous end user market. Right. It's not an investor's market, it's an end user's market. That's why Right. the denominator keeps on Increasing. going up. The second important thing is that a lot of time people say, see, if you're a youngster, let's say you're living with your parents, right? The beauty about a home loan is that it's the only asset class, it's the only thing for which a bank is willing to give loan to a youngster. Otherwise, कौन सा चीज के लिए लोन देता है, किसी के लिए राइट? और आपने 80-80% अगर एसेट क्रिएट कर लिया, 80-90% देते हैं. 20 रुपये आपने दिया, 80 रुपये बैंक ने दिया, आपने एसेट क्रिएट कर लिया. अगर सही जगह पे लेंगे एसेट अप्रिशिएट होएगा, और उस पे अगर आपको रेंटल इनकम आ रहा है तो क्या खराब है? उसमें यील्ड थोड़ी गिनने का, आपने तो 20 रुपये डाला है खाली, राइट. right? So I think that there are a lot of these misconceptions. But coming to your original point, I agree. If there is a short-term need, you should not break your investment. You should figure how to. Correct. It's a liquidity issue. इनफैक्ट सर, जैसे आपने कहा कि आई स्टे इन मुंबई, आई स्टे ऑन अ रेंटेड फ्लैट, तो द यील्ड हैज बीन द सेम बट द रेंट हैज गॉन अप फ्रॉम 50,000 to 65,000. Of course. 15,000 बढ़ा, लेकिन यील्ड वो परसेंटेज टर्म्स में अभी भी सेम ही है, क्योंकि सामने सामने प्रॉपर्टी वैल्यू भी Because property value बढ़ गया. उतनी बढ़ गई, वही 2-3 साल में. So See, human beings by nature, in any ratio, we are very comfortable tracking the numerator. It's our somehow it is some behavioral bias that we are all focused on the numerator. Right. And sir, in general, what do you prefer? ऐसे you prefer a cash flow generating asset or is it a growth
oriented asset that you prefer? What is how? See, where I am in my life, you know, I look for growth oriented assets, right? But basically the point is that at some point in time in future, of course I would want it to get converted into Cash flowing. cash flow. Yes. Correct. And what should be the ideal goal? कि मैं बाद में 50 साल बाद 60 साल बाद एक बहुत बड़ा कॉर्पस रखूं, या फिर कॉर्पस इस तरीके से वर्क करे that it funds my lifestyle and I end up consuming it, and you know I live a happier life in that sense. No, see, I don't think that anybody can, you know, you basically don't want a corpus which is being run down, Correct. right? So you want to invest in a way that जैसे, you know, in mutual funds systematic withdrawal क्यों बोलते हैं, right? It's what you're asking is a very great example. You know, what do we tell people? We tell people that, see, normally only SIP का बात होता है. आजकल कई जगह में questions मैं सुन रहा हूँ systematic withdrawal के बारे में. That's the opposite. Correct. See, youngsters, they will do SIP because they're accumulating money. But people who are, you know, wanting to live off their investment, who are in a distribution phase, you know, who are retired or who have some investment जिससे इनको monthly income चाहिए, तो हम इनको क्या बोलते हैं? जैसे take an example. There's an asset like, say, a monthly income fund. Multi-asset fund example. Sorry. These are hybrid funds, right? They are supposed to give you like a mediocre return but with low volatility. Now, let us take an example that I have seen that in the history, the multi-asset allocation fund or a balanced advantage or a balanced hybrid fund, say, has given on an average high single digit, low double digit, let's say is the long-term average. Now, what I can do, I can say that, okay, 0.6% per month. So you put 1 crore, example, and you say that 60,000 per month should be the withdrawal. If you do 60,000 per month withdrawal, so in the year you will withdraw 7.2 lakhs. This 7.2 lakhs on 1 crore is at a run rate of 7.2%. Correct. But with all the ups and downs, the long-term average yield on the fund or the return on the fund has been, say, 9, 10, 11%. 9-10%, right. So you will never touch your Corpus. So what happens is, on your question, you know, one would want the investment to take care of the lifestyle. Correct. But one doesn't want that the investment itself gets run down. Correct. So that's the way one has to really plan. I'm not saying it is possible in every particular case, but as far as possible, one would want the investment to go as an inheritance and not get used up or run down in the lifetime itself. ऐसे कुछ SWP का rule you think about कि this much % per your withdrawal is like the safest and इससे ऐसा कोई corpus harm नहीं साइंस होगा. नहीं है, लेकिन मैंने देखा है जैसे US वगैरह में people follow, if I'm not wrong, 4% rule or something. Okay. But of course US का you know, yields and returns and inflation and all is of a different Correct. order. So I don't know, but I think for India 6-7% seems to be Fair enough. yeah. If you've done a hybrid portfolio, 6%, 7% seems to be fair. It's achievable, and then, you know, one has to keep reviewing कि भाई जो underlying corpus है उसमें वाकई में yield कितना आ रहा है, Right. and plus expenses किस तरीके के हो रहे हैं, right? Correct. So withdrawal के time पे SWP अगर मुझे set करना है, तो can I set it from a volatile small cap mid cap fund also, और उसको hybrid पे लूँ फिर ही करूँ? नहीं, देखिए, जितना ज़्यादा volatility होगा उसमें क्या होगा, in certain periods the fund will give a lot more return than what the withdrawal you have set. Correct. But then, you know, मैंने देखा है on an average 5 साल में 1-2 मौका ऐसा ज़रूर आता है जहाँ पे स्मॉल कैप 30% गिरता है. 20 तो हो चुका है सर. हाँ, सो इवन 2022 में हुआ है, 2019-20 में हुआ है, राइट? सो आई डोंट थिंक स्मॉल कैप एंड आई डोंट थिंक इक्विटी फंड इज द वन which should be ever used to Okay. set up a Pure withdrawal. equity. See, because in a time like this, when your corpus has fallen 20-25%, meaning ये बात नहीं है, समझो 100 का 140 हुआ और 140 का 20% अगर गिरता है, राइट, तो you will be back to 112, Right. right? If it falls another 10-12%, तब तो आप वाकई में अपना कैपिटल में से खाना खाने लग गए. चालू हो जाएगा. So you should never set it in a way that you start, and you know, in times like this, if you start, the SWP starts hitting the corpus, तब तो जब मार्केट रिकवर होगा तो ग्रो भी नहीं होगा ना, because Correct. you have destroyed from the core capital, वो 100 का and 90 you हो know, गया withdrawals basically. in falling times Right. will reduce the capacity of the asset to Grow. rebound or grow. Correct. So yeah, not a great idea. I think it should be done with funds with low volatility, and that is basically hybrid funds. And there has been a lot of discussions lately, social media पे, around fund managers. So recently I read that, you know, India as a country does not have very experienced fund managers. Given सारे schemes का track record देखा,
और देखा कि number of experiences in all those fund managers is not good enough. Is it the case, or how does that work? So partly true, see, but it's also, you know, there's no, I mean, unfortunately, like most things in life, this is nuanced, right? So I'll give you all the perspectives to this and what investors should look for. Now, say for example, a house, let's say how we manage, take an example. Our founder has say 27, 28 years experience. Our CIO has 23 to 24 years work experience. But our asset management license came 2.5 years back. Okay. Now, the point that we got an asset management license from a regulator who is, I can't call it liberal, you know, we have great criteria for deciding who will get or not get a license. Correct. So obviously the license is granted after all the diligence, and we all have been found to be, you know, I've been in the industry 25 years, and out of 25 years, for 13 years I've been a CEO, overlooking, you know, governance, regulations, Right. etc. So when we get a license, it is after pretty much evaluating all competencies and all track records. Now, to say that all of us, our founder, CIO, myself, portfolio managers, research analysts, we have 46 people in fund management and research. Correct. The total experience of these 46 people will be north of 600 years or something like that, right? Because the most experienced person has over 30 years experience. There's On a average person who is- covers our pharma, chemicals, Average is etc., 15 sorts. right? So I won't be surprised if it is less than 600 years of cumulative experience. Correct. Now, if you say that you have to have managed India's mutual fund, then yes, it is 2.5 years, Right. right? So but at to the say that our experience as a team is 2 years that will is be a wrong. gross injustice, right? Correct. Second important thing, you are mentioning about fund managers, but what if I tell you that in our case the fund manager is not the be all and end all? We run analyst portfolios. Right. So meaning that I said 46 people. There are 33 out of these 46 people who are only research analysts for Indian equities. Oh. Okay. There are 5 to 6 people covering consumer, 5 to 6 people covering IT, ITES. There are 5-6 people covering pharma and chemicals, right? So in every sector, coverage is more than 950 companies. Now the fund manager, I'm not even claiming we have holding in 100 stocks and our coverage is 950 stocks. If you tell me that the fund manager is on top of each of these 100 stocks and he's highly experienced, you should not be believing it actually. Correct. It's the research analyst. It's the research analysts who decide what will be in the portfolio. And the fund manager does a job of risk management and portfolio construction, and his job is to beat the benchmark. Right. The analysts will say, these are the companies where there is a price value gap, and there's a. So there are certain cases, there are portfolios which are team managed, and the portfolio manager actually is, the regulator demands that every scheme should have a portfolio manager because it is his neck on the line. So yes, due respect with that, there is a guy whose neck is on the line, but he is also an analyst. And his role as far as being fund manager is concerned, like our CIO is Ramesh Mantri. Ramesh is the lead for IT, ITES as a sector, and he's also the portfolio manager for a few funds, right? So for all the funds, he's the boss for IT, ITES or Correct. the lead guy. For his funds, there are many people supporting him, and in his funds, his role is portfolio management and portfolio construction and risk management, Correct. liquidity management. So what I would say is that there are many companies where the portfolio is team constructed, not just fund manager. So then how will the experience be counted? Correct. So this is one side of the story. The other side of the story is that the thought is partly true also, but that is true of the industry itself. Because 10 years back, equity mutual fund corpus in India, I remember 2012, so 12 years back, equity mutual fund corpus in India was 1,79,000 crores. Today it is 40 lakh crores or something. So if an industry grows, there will be a lot of infusion of talent. There's nothing wrong with it. Correct. So at fund level, वो दिखता नहीं है number of years of experience, but at the people who are behind it, There are institutions, there are organizations, there are teams, and then there is the fund manager. right? To say that everything solely depends on one particular fund manager, then we are anyway structured wrongly. If you actually believe that, Right. if you actually believe that the fund manager is the be all and end all and everything is hinged upon his individual experience or length, then you are anyway doomed. Correct. It's the team behind. There are institutions, there are processes, there are teams, there are systems. Correct. Last thing I'll tell you, because we are a growing country,
There are many fund managers who will quit and set up their own firms. That experience is not lost. Like our founder was CIO at Goldman Sachs for 17 years. Oh, Right? There is, say for example, there is Helios. There is Mr. Samir Arora. He's been managing money for well over 30 years. There is Correct. Old Bridge, Mr. Kenneth. Kenneth He set up Anjali. his own fund. He's been managing money for 30 years. So all of those people, they are experienced people. They are running, I mean, but their fund is launched a year back. Doesn't mean 30 years of history is lost. Correct. And sir, one more question. Like, you have been in Bombay, born and brought up here, studied here, worked most of your life here. Do you think financially, not financially exactly, but in the financial market, if somebody has to grow, either job wise or investment wise, is this the city to be in India? See, to the extent कि भाई होता क्या है कि generally most organizations, so if you're talking about, let us say, vertical growth, right? Say if you're talking about investment management, so at least in our firm or a lot of firms, I know of a couple of firms where investment management is headquartered in Chennai. Okay. But by and large, 90% of the firms, investment management is headquartered in Mumbai. I know a couple of them in Pune, couple of them in Chennai, maybe one or two few in Gurgaon, but pretty much 90% is Mumbai. here, right? Corporate offices, CEOs, CXOs, by and large is Mumbai. Okay. So any vertical growth, any functional growth, for financial market organizations or even banks, insurance companies, it ends up being in Mumbai, right? अब क्या है कि भाई अगर आप हॉलीवुड में काम करोगे तो आपको हॉलीवुड जाना पड़ेगा. Correct. अगर आप एक ग्लोबल कैप्टिव सेंटर में काम करते हो तो हैदराबाद, बैंगलोर या पूना में या गुड़गांव में जाना पड़ेगा. So yes, for financial markets, it is, and in our case, lot of functions are regulated, so it's not even amenable to remote working or work from home. Right? Say for example, if you're an analyst working in our firm, you could have worked from say Gurgaon or Bangalore, but the regulation demands that investments team, they should be working in office and the hours should be logged and the conversation should be recorded. Correct. Right? So while all of us need to travel a lot, but all of us are in Mumbai. So ultimately for our industry, the roles converge in Mumbai. So the faster you move to Mumbai is better. The better it is, sir. I moved in Mumbai too, and back when I was 25. तो ज़्यादा लेट भी ना ज़्यादा जल्दी. Earlier you move, it is better because ultimately घूम फिर के यहीं पे आना है. Right. And sir, with regards to the current market cycles, सब लोग कहते हैं कि ये वाला बेरन अलग है पिछले वाले से. तो आपको भी लगता है कि ये वाला बेरन अलग है पिछले से, या फिर बेरन हुआ नहीं हुआ पता नहीं, but this entire down trend that we are witnessing, is it different from the usual down trends or it is the same? It's the हर साल, बहुत कम साल ऐसे होते हैं जब ये नहीं होता है, बट हर साल अपने ऊपर के लेवल से एक बार मार्केट 15-20% गिरता ही है. करेक्ट. उसमें कुछ नया नहीं हो रहा है. करेक्ट. नथिंग न्यू इन इट. राइट? आई मीन जहाँ से मेरे को याद है, मतलब मेरे को पता है 2015 मार्च में मार्केट पीक हुआ ना. हाँ, उसके बाद 2016 जनवरी फरवरी निफ्टी 6,600 गया था. राइट. 9,000 का 6,600. राइट? अगेन इट स्टार्टेड गोइंग अप. When demonetization came in the end of 2016, I thought we saw 7,600, 7,700 in Nifty, right? Then again it went up. At some point in time, ILFS default and all these things happened. Then COVID happened. Again it went up. So I'll tell you, after COVID, the peak was October 2021. We saw 18,490 or something. In May, June 2022, we saw 15,200. Again, we saw 18,900, we saw 16,600. Again, 19,000, 17,700. So every year from the highest point, market falls 10, 15, 20%. Right. And every second, third year, it makes a new high. Right? Every time, the reason for discussion is different. कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है, कभी वेस्ट एशिया में वॉर होता है, कभी तेल का दाम लोग बोलते हैं $200 हो जाएगा, कभी लोग बोलते हैं कि भाई FIs तो बेच रहे, वो तो रुकेगा ही नहीं, कभी सब बेच के निकल जाएगा. Somebody put up a meme saying मैं कब से एवरेज कर रहा हूँ, मेरे को लगता है मैं ही प्रमोटर बन जाऊंगा. राइट? सो ऐसा भी ख्याल आता है लोगों को. एवरी टाइम इट्स द सेम. एट सम पॉइंट इन टाइम मार्केट स्टार्ट्स बिकमिंग चीपर. जब महंगा होता है, किसी न किसी कारण से गिरता है, किसी न किसी लेवल पे चीज़ें चेंज होने लगती है, सस्ता लगने लगता है. अभी आप देखो, इन दिस फॉल वी आर डाउन 20%. On top of it, the currency is down some 7-8%. Right.
right? Whatever negatives we were quoting, whether it is RBI policy, liquidity, government spending, right? All of those things have changed. Right. US dollar index, incrementally, US tech stocks, all the trends have changed. So I think, I don't know whether it is next 1 month, next 2 months, or when. Ultimately, all this will be behind us. And, if you ask me, 12 to 15 months from now will be much better than, like I've read this, all past corrections look like missed opportunities, meaning that मैं आपको पूछता हूँ कुणाल, मार्च 2020 में लेना चाहिए था क्या? अब हाँ। तो हाँ ही बोलूंगा, yes. आप बोलोगे जून 2022 में लेना चाहिए था क्या? बिल्कुल। हाँ बोलोगे। मार्च 23 में लेना चाहिए था क्या? हाँ बिल्कुल। बोलोगे। तो 1 साल के बाद मैं आपको पूछूंगा कि फेब 2025 में क्या करना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? लेना चाहिए था। तो फिर वो सब वैसे ही चलता है। करेक्ट। बट सर अगर मुझे थोड़ा बहुत इसे जब गिरता है तब बाई करना चाहिए, तो क्या देख के मैं बाई करूँ कि न्यूज़ वाइज चीज़ें ठीक होने लग जाए तब करूँ, या फिर ओवरऑल इंडेक्स के वैल्यूएशंस को देख के आई कैन टेक दैट मूव? सी वो स्टेटमेंट भूलने का नहीं कभी। द स्टेटमेंट इज के बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful, बी Right. fearful व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। राइट उसमें जो मैंने एडिशन किया वो मत भूलना कि हु इज द अदर्स। राइट तो जब अदर्स बेरिश हो जाते हैं ना, अभी हम्म। मतलब सब एक दूसरे को बोल रहे हैं कि ये खत्म होने वाला है, हम्म right? Now people are saying in hindsight, man, we were always so expensive. China was cheaper. What were we even thinking, करेक्ट right? When everybody becomes critical, when everybody becomes negative, राइट I think we are getting there. I don't know whether it is 1 month away, 2 month away. See, our problem started with US. So we need, अभी क्या है कि बस US डॉलर में अगर US का मार्केट में 10-12% बनने वाला है तो इमर्जिंग मार्केट में पैसा नहीं आएगा। उसमें भी इंडिया इज अ रैंक आउट परफॉर्मर, मतलब वी आर ब्लेस्ड। आप सारे इमर्जिंग मार्केट्स के करेंसीज, मार्केट परफॉर्मेंस सब देख लो। चाइना भी पिछला 6 महीना में चला है, अदरवाइज आप पूरा हिस्ट्री देख लो। बस हमारे से छोटे छोटे मार्केट में ज़्यादा नेट नेगेटिव एफ आएगा। यू टेक वियतनाम एंड थाईलैंड एंड साउथ कोरिया एंड Correct. ताइवान एंड ऑल। सो वी हैव बीन अ रैंक आउट परफॉर्मर। हमको इनफैक्ट पिछले 3-4 महीने में हमको अब पता चला है कि भाई इमर्जिंग मार्केट्स में हो क्या रहा है पिछले 2-3 साल से, राइट? So we are only done a catch up in the last 3 to 6 months. We are a rank out performer. But otherwise you think that if US dollar पे return 10-12% आ रहा है US market में, तो emerging markets का क्या होएगा? So my sense is that now US outperformance has gone on for too long. The AI-led hype or the AI-led, Magnificent Seven has gone for too long. Mr. Trump's actions will also result in some, cooling off. I mean, if they cut deficit, वो डोज बोलता है 2 ट्रिलियन के बदले 1 ट्रिलियन भी काटेगा तो इकोनॉमी कितना स्लो डाउन होएगा। सो आई थिंक दैट these trends are set to change, and I think market will bottom out in the next month or 2. Correct. And sir, one last question before we end this. आज का जो youngster है my age और plus 5 minus 5 of my age, I'm 29. So what? I was going to ask you, my age बोल रहा है मतलब मैंने सही guess किया था। So what would you recommend for them? DIY in terms of stock markets, या फिर choose professionals funds like yours and do See, it मेरे by बोलने से क्या होएगा? जब लोग 25-30 years के होते हैं तो हम्म। DIY ही होते हैं। जब 25-30 years के होते हैं them? तो उनको complete clarity रहता है। They know everything. There's a saying, I'm not so young to know everything. हाँ, जब मेरे उम्र का होएगा तब पता चलेगा मेरे को कुछ नहीं पता है। Right. Right. So my belief is that when people are 25 years old, they are DIY. They know everything. Right. But when you become 35-40, when you become richer, and you start realizing कि भाई जितना मेरे को लगता है उतना मेरे को नहीं पता है, then you will need advice. Then you will need counseling. Then you will look for कि भाई what is the right way to handle. Correct. See, जैसे people are trading, people are doing direct investing. People are buying, last 1 year performance. See, there's nothing wrong. No experience goes waste. Everybody has their own journey. So my personal opinion is that कि मेरे कुछ बोलने या preach करने से कुछ नहीं होने वाला है. My general learning is that people start off. सबका journey अलग अलग है. People start off saying कि भाई ये बहुत easy है, मेरे को सब आता है. But as you go along, you realize that there are layers and layers and nuances and complexities which come up. When the corpus becomes bigger, when you get busier in life, then I think you will need some advice and some Correct. guidance. When you're at some critical juncture, when important decisions are to be made, when your taxation becomes complicated, when Right. you have domestic and external savings, right? So then you will need advice. Correct. I think जो 8-10 साल इंडस्ट्री में दे देते हैं वो लोग ने एक जगह पढ़ा था मैंने कि दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जब 8-10 साल दे देते हैं उसके बाद
हर चीज़ का हमारा आंसर आई डोंट नो होता है कि मार्केट हाँ। पिक आउट हो गया आई डोंट नो, बॉटम आउट हो गया आई डोंट नो. Well, that's true of These life are the in general. experienced people who say it. Youngsters तो बोलते हैं कि पता है हमको. So there is a saying that I am too old to know everything. Thank you so much sir. I think it was a wonderful conversation again. Last time हमने बहुत interesting चीज़ें discuss की थी और इस बार given the market scenario ये सारी चीज़ें लोगों को हैमर करना बहुत ज़रूरी है कि it is one of the same trends जो हमने पास्ट में देखा है वैसा ही कुछ है. And again markets will bounce back and things will move in the cycle that they have been and there's nothing different as such. So thank you so much sir for taking out time, coming all the way again and doing this with us. Thank you. Thanks for having me, Kunal.